electric field due to infinite charged plane surface। चार्ज का उस पर वैल्यू है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहां एक प्लेन इमेजिन करिए। इनफाइनाइट इमेजिन करना मुश्किल है, तो एक मैंने ये प्लेन बनाया और इस प्लेन को ही देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट तक हर एक डायरेक्शन में बिखरा हुआ है। और ये जो लेयर है चार्ज का, एक लेयर है। तो एक तो होता पॉइंट सोर्स, जैसे बल्ब, जैसे पॉइंट चार्ज, उससे रोशनी चारों तरफ निकल रहा था, स्फेरिकल सिमेट्री थी। एक था ट्यूब लाइट, इनफाइनाइट वायर, उसके कारण सिलिंड्रिकल सिमेट्री। और ये है इनफाइनाइट सीट। यदि इनफाइनाइट सीट है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे वायर्स, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फील कर सकते हो आप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो इनफाइनाइट सीट के कारण जो फील्ड हम देख रहे हैं वो नजरों के सामने है। अब यहाँ क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस सोचते हैं। गॉसियन सरफेस यदि सोचते हैं तो वो इस तरह सोचते हैं कि जो एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ आया हुआ है, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब सोचो कि आप एरिया के बारे में विचार करते हैं तो सर्कुलर डिस्क वाला ये S1, सर्कुलर डिस्क वाला ये S2 और ये कर्व्ड सरफेस S3। तो जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फाई सिलेंडर जब कहते हो तो ये हो जाएगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फाई सिलेंडर के तीन पार्ट हो जाएंगे, फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 इक्वल्स टू Q इनसाइड। यदि एरिया A है तो A सिग्मा, यही हो गया जो उस पाइप के भीतर सरफेस फंसा होगा। जो पाइप गुजरा है सरफेस से होकर, तो सरफेस का कितना पार्ट इस पाइप के भीतर फंसा? ए एरिया, जितना क्रॉस सेक्शन है। और उस पे टोटल चार्ज कितना होगा? A इंटू सिग्मा। अब ध्यान से देखना, जहां S1 सरफेस पर एरिया वेक्टर देखते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखते हो, दोनों ही का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है ना। S2 पर देखो, एरिया वेक्टर देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, वो भी एक ही डायरेक्शन में है। तो S1 वाला हो गया E इंटू ए, S2 वाला हो गया E इंटू ए और S3 वाला हो गया 0, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के S3 वाले का जब एरिया देखोगे तो एरिया जो वेक्टर होगा वो नॉर्मल के लॉन्ग होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है वो उससे कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। और वैसे भी कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर तो कोई लाइन गुजर ही नहीं रहा है। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पर लेटा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो तो क्रॉस करके इधर या उधर गया, उसमें काउंटिंग में वो 0 ही आएगा, कोई नहीं है ऐसा लाइन। और ये किसके बराबर आ गया? ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ट्वाइस EA इक्वल्स टू A सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
ए दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, ई बराबर हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये क्या है? कांस्टेंट। यदि ये कांस्टेंट है तो यहां हमने क्या सीखा कि इनफाइनाइट सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। सोचो ना, आपके घर का एक दीवार, उसका एक लेयर चार्ज का हो, तो उसके सामने कहीं भी 1 कूलम रखेंगे तो वो पूरा जो दीवार है उसके चार्ज उसको धकेल कर अपने से दूर हटाना चाहेगा। वो भी इनफाइनाइट दीवार है, फाइनाइट नहीं। तो उस दीवार के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस होगा और वो यूनिफॉर्म होगा। आजकल जो लाइट का एक पैनल देखते हैं, लाइट बल्ब, लाइट का ट्यूब और लाइट का पैनल, जैसे अपने आप क्लासरूम में आते हैं इंस्टीट्यूट में, तो क्लासरूम में ऊपर पैनल लाइट का लगा हुआ है, तो प्लेन सरफेस हुआ। तो ऐसे ही पूरा एक इनफाइनाइट पैनल हो तो उससे जो रोशनी आएगी, उससे जो रेज निकल के आएंगे, वो हॉरिजॉन्टल रेज निकलते देखो, वो यूनिफॉर्म होगा उसकी डेंसिटी, दीवार के पास की दीवार से दूर की, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म और है कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको 3 स्टार या 5 स्टार कह करके इन्हें याद रखते हैं। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया, ऐसा मान लो? यस सर। पेज चेंज करूं? यस सर। नेक्स्ट देखिए, आप कॉपी में अपना नंबरिंग चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से आगे फिर नंबर देना शुरू कर दीजिएगा। ई ड्यू टू infinite charged conducting metallic plate, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये मेटालिक प्लेट है, चार्ज का एक चादर नहीं है, चार्ज का एक लेयर नहीं है, मेटालिक प्लेट है। मुझे ये बताइए, मेटल पे यदि हम चार्ज देंगे तो केवल वो एक ही तरफ रहेगा या दोनों तरफ रहेगा? दोनों तरफ। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरफ रहे, तो दोनों तरफ रहेगा। मेटल की प्लेट पे चार्ज दिया तो चार्ज दोनों तरफ बिखर गया हो। और इसके कारण भी जो फील्ड देखेंगे आप तो वैसा ही दिखेगा जैसे लाइट के पैनल का दिखा था। और यहाँ भी जो आप लें वो सिमेट्री के लिए वैसा ही इमेजिन करें। और फील्ड लाइंस देखेंगे तो फील्ड लाइंस तो वैसे ही दिख जाएगा। अब
जब एरिया की बात करें तो ये डिस्क वाला S1 एक तरफ, दूसरी तरफ का डिस्क S2 और कर्व्ड सरफेस S3। तो S3 का जो एरिया है A3 डेल्टा A3 उसको देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो 90 डिग्री पे। लेकिन ये जो है A1 वाला A और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, और A2 वाला S2 वाला एरिया A और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो जब फाई, ये जो आपने लिया है गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, इसमें भी फाई सिलिंड्रिकल सरफेस, ये Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके फाई के भी दो पार्ट हो गए, तीन पार्ट हो गए, फाई S1, फाई S2, फाई S3 और Q इनसाइड ध्यान दीजिएगा क्या लिखा जाए। तो पहले फाई S1 देखते हैं EA, फाई S2 देखते हैं EA और ये फाई S3 देखते हैं 0 90 डिग्री होने के कारण। और इनसाइड जो है वो दो सरफेस आया होगा चार्ज का, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से आ गया ट्वाइस EA इक्वल्स टू ट्वाइस सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको भी आप 5 स्टार कर दो। तो यदि कहे चार्ज कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेट, तो यदि इकलौता प्लेट है उस पे चार्ज कोई डालेगा तो दोनों तरफ चार्ज पहुंचेगा। तो नेट वैल्यू जो हमें मिलेगा वो नेट वैल्यू क्या मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था एक लेयर के कारण। तो ऐसे भी सोच करके देखो, सुपरपोजिशन से एक लेयर का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरे लेयर का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक लेयर का, दूसरी लेयर का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और नेट मिल करके होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे भी देख सकते हैं। क्यू इनसाइड क्या मैं एक बार और समझाऊं या समझ में आ गया? सर आ गया सर। डबल क्यों करना पड़ा यहाँ? सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, सर दो लेंगे। दोनों साइड का देखना। हाँ नोट कर लिया, पेज चेंज करूं? यस सर। यदि इसको यहां भी है तो कांस्टेंट, इसको आप इस नजरिए से देखें कि दो लेयर है, तो यहां यदि 1 कूलम रखते तो सामने वाले लेयर का आता सिग्मा बाय एप्सिलॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट।
वो पुल धकेलता, और दूसरा जो लेयर है ये भी धकेलता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना हो जाता? ट्वाइस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कट करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, चाहे राइट साइड में रख के देखो +1 कूलाम, और वैसे ही लेफ्ट साइड में रख के देखो 1 कूलाम, तो दोनों लेयर धकेलेगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके हो गए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक पॉइंट समझो कि यदि मैं बीच में रख दूं मेटल के प्लेट के भीतर, अच्छा बताओ तो, मेटल के प्लेट के भीतर यदि मैंने 1 कूलाम रखा तो लेफ्ट वाला लेयर उसे किधर धकेलेगा? राइट की तरफ। और राइट वाला लेयर किधर धकेलेगा? लेफ्ट की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? बोलो। 0। हम्म। तो यहां से एक कंसेप्ट डेवलप होगा। उस कंसेप्ट को आगे के लिए ध्यान रखिएगा। सेवन स्टार कंसेप्ट। जो क्या कह रहा है? जो कह रहा है कि जो ई नेट होगा इनसाइड मेटल, इनसाइड मेटल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, वो 0 होगा। तो सर आपने इस पे इतना ध्यान क्यों दिया? 7 स्टार कहने लगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। ये नोट कर लीजिए। सुपरपोजिशन से यहाँ फील लाया हमने, लेकिन ये अलग एक कंसेप्ट ही है जिसका एक बार और मैं एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूं अगले पेज। पेज चेंज करूं? सर 1 मिनट।
पेज चेंज करूं? Yes, sir. यहां देखिए किताबों में इसका डेरिवेशन ऐसे भी दिया जाता है कि ये एक फैक्ट की तरह हम ध्यान रखते हैं E inside metal 0 in electrostatic situation। आप जब ये मेटल का प्लेट लेंगे तो जो यहाँ चार्ज देख रहे हैं है तो दोनों तरफ, लेकिन जो आप सिलेंडर लेंगे वो सिलेंडर ऐसे ले लेते हैं, जिसका एक सिरा मेटल के भीतर है और एक सिरा मेटल के बाहर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में बात करूं, S1, S2, S3, यहां S2 वाला या S3 यहां देखो, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं मेटल के भीतर। तो जब फाई के आप पार्ट बनाते हैं, फाई S1, फाई S2, फाई S3, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल है। जिसका एक सिरा हमने मेटल के बीच में माना है और दूसरा बाहर। तो ये जब हम 2 वाला देखते हैं तो 2 वाला भी 0 आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है ही नहीं। 3 वाला इसलिए 0 होगा क्योंकि पैरेलल है 3 वाले सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड, और 1 वाला होगा E into A। अब बताओ इस सरफेस के भीतर कितना चार्ज होगा, ट्वाइस सिग्मा ए या केवल सिग्मा ए? ट्वाइस सिग्मा ए या सिग्मा ए? इस सिलेंडर में तो केवल एक लेयर फंसा है, दूसरी तरफ वाला लेयर तो आया ही नहीं, इसीलिए केवल सिग्मा ए। तो ई ए हो गया सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट और ई का वैल्यू आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डेरिवेशन का तरीका आप जैसा रखें रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना। यहां कौन सा फैक्ट यूज किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में मेटल के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो S2 वाला यहां इसलिए 0 हो गया, S2 वाले सरफेस पर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए मेटल के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाते हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब जहां चार्ज को एक इक्विलिब्रियम अचीव करने का मौका मिला है तो इस तरह से अचीव करेगा कि मेटल में भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि यदि भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन कबड्डी खेलेगा, और तब तक जब तक कि भीतर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना कर दे
इस तरह वो जमावड़ा सरफेस पे लगा ले। ये डेरिवेशन भी नोट कर लीजिए। मेथड 2 वो इस फैक्ट के साथ ये मेथड यूज करते हैं कि मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वैल्यू सेम ही आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एक एग्जांपल देखिए, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट कहा गया, मेटालिक प्लेट नहीं कहा गया, ध्यान दीजिएगा। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज का वैल्यू देखिए और बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो, मैंने सामने एक मेटल का प्लेट बॉल रख दिया, न्यूट्रल मेटालिक बॉल। अब बताओ क्या इस बॉल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होने के कारण कोई फोर्स लगेगा या नहीं, और लगेगा तो वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, ये सोचना है। न्यूट्रल मेटालिक बॉल है। अच्छा, मेटल होने के कारण क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसके भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यस सर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो किधर जमा होना शुरू करेगा? लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में कौन जमा होना शुरू हो जाएगा? मान लो प्लस। तो जितना माइनस क्यू लेफ्ट साइड जमा होगा उतना ही प्लस क्यू राइट साइड जमा होगा, और इनको कौन सा चार्ज कहते हैं? इंड्यूस्ड।
अच्छा ये बताओ, मेटल का एक टुकड़ा लेते हो, यदि वो मान लो 1 मोल का भी हुआ, तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और हर एक एटम्स में एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी हुआ, तो यहाँ तो अर्थ के पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सरफेस पे? तो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। जब बहुत इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो और अगला इलेक्ट्रॉन आने लगेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन उसे कहेंगे भाई बहुत भीड़ है, इधर आया तो टांग तोड़ दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। इसका मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन तब तक जमा होता रहेगा जब तक भीतर में जो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसका डायरेक्शन देखना अलग, ऐसा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो एक दूसरे को जब तक कैंसिल ना कर देंगे, ग्रीन जो बनाया, ग्रीन के बदले मैं उसे रेड बना देता हूं, ये वाला रेड वाला और ये ब्लू वाले का इफेक्ट जब तक कैंसिल आउट नहीं हो जाता, तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन जमा होते रहेंगे लेफ्ट वाले सरफेस पे आके। और जब ये ब्लू और रेड का कैंसिल हो गया इफेक्ट, तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अब वो आना छोड़ देगा। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आना, अब जमा होना छोड़ देगा। अच्छा सोच के मुझे ये बताओ, इससे क्या ये अंदाजा आपको मिल गया कि ये जो इनसाइड हम देख रहे हैं, ये इनसाइड यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई इनसाइड, तो नेट वैल्यू क्या होने वाला है? 0। इनसाइड 0 क्यों हो गया? इसका कारण समझ में आया आपको? कि फ्री इलेक्ट्रॉन तब तक लेफ्ट साइड आता रहा जब तक भीतर फील्ड था, और जब फील्ड 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा? तो एक तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है उनका फील्ड बनेगा, और एक ये जो प्लेट है इसका फील्ड, दोनों का भीतर नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो मेटल के भीतर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैपेबिलिटी होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे इस तरह से अपने को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं तब तक जब तक कि भीतर फील्ड 0 ना हो जाए। अब बताओ, माइनस पे इधर फोर्स लगेगा, माइनस Q इंटू ई, और प्लस पे इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा या रिपल्सिव हो जाएगा या 0 हो जाएगा? 0। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर नहीं रहा, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। सिंस ई जो है वो है कांस्टेंट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इज यूनिफॉर्म। और यहां जो है ये अब एक बन गया डाइपोल, क्योंकि जितना निगेटिव इंड्यूस्ड हुआ है उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस्ड हुआ है। ऑन डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड मस्ट बी 0। फील्ड will be 0 on dipole। आप या तो डाइपोल सोच के देखो, यूनिफॉर्म फील्ड में है, नेट फोर्स 0 हो गया, और अदरवाइज डायरेक्ट देख लो, QE और QE जो लेफ्ट और राइट की तरफ होंगे उनका वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो 0 हो जाएगा। इस एग्जांपल में ये फोर्स पूछा जाता है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मेटेलिक न्यूट्रल बॉल। इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मेटेलिक न्यूट्रल बॉल फोन। तो मेटेलिक न्यूट्रल बॉल पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ गया? वो 0 हो गया। और उसके पीछे का कारण सारा देखो,
और मेटल के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो भी यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों को ये समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया आदित्य, आर्यन, केतव, कुशल, रिद्धिमा, पलक, महिषा, सोम, दिव्यांशु, क्षितिज, अभिष्का, अरे वाह, वेदांत, अनुष्का, अंश, अजिंक, देवांश, विशाल, भव्या, प्राप्ति, कृतिका, अनुष्का, सौमिल, शिवेंद्र, अंश, बहुत बढ़िया। लक्षिता, पार्थ, स्वयं, क्या एक बार और बताऊं? स्वयं, बालक, एक बार और समझाऊं ये? नो सर, आ गया। पार्थ, आपके समझ में आ गया या एक बार और एक्सप्लेन करूं? देखो, सीखते वक्त आप पूछ सकते हो ना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ
E due to charged sphere of radius A and having charge density rho equals to rho naught R when R is less than or equals to A. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है जहां ए रेडियस के स्फीयर में सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो डेंसिटी है वो रो नॉट आर कहा गया है, कूलाम पर मीटर क्यूब। अब ऐसे सिचुएशन में दो केस हम सोचेंगे। केस 1 एक इनसाइड के लिए और केस 2 होगा आउटसाइड के लिए। तो यहां मैं पहले आउटसाइड वाला देख रहा हूं, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आउटसाइड जब हम आ गए तो आउटसाइड के लिए आर इज ग्रेटर देन ए वाला सिचुएशन यदि है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो एरिया होगा डेल्टा ए, ई डेल्टा ए एक ही डायरेक्शन में है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये यदि मैं इसको कैपिटल आर कह दूं तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्या लॉजिक होगा। तो क्यू इनसाइड के लिए क्या करते हैं, पहले आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का चार्ज पता कर लेते हैं। यहां जो चार्ज होगा दैट इज डी क्यू। और एक बार डी क्यू पता चल जाए और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी क्यू कैसे लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर हो गया वो ब्लू कलर वाले सरफेस का सरफेस एरिया, डी आर थिकनेस, तो वहां वॉल्यूम निकल आया। और रो का वैल्यू कितना था, रो का वैल्यू है रो नॉट आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे टोटल चार्ज के लिए, r इक्वल्स टू 0 से a तक। q इनसाइड वाला ये q टोटल ही तो होगा और वो कैपिटल R तक नहीं जाएंगे। कैपिटल R तक क्यों नहीं जाएंगे, कैपिटल R तक मान लो ये कैपिटल R यहां तक का लिया है ग्रेटर देन ये वाला डिस्टेंस, तो कैपिटल R तक इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि चार्ज केवल ये डिस्टेंस तक है, इसलिए इंटीग्रेट कहां तक करेंगे, a तक। तो r का क्यूब
इंटीग्रेशन में आ रहा है 4 पाई रो नॉट के साथ, तो 4 पाई रो नॉट और साथ में a टू दी पावर 4/4 क्यूब का r टू दी पावर 4/4 और r के बदले a रख देंगे, तो पाई रो नॉट a टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो जो चार्ज निकाला गया है यहाँ पर, वो चार्ज निकालते वक्त जो मैनिपुलेशन किया है टोटल क्यू इनसाइड निकालते वक्त, वो ट्रिकी है। तो कहां से कहां तक हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो 0 से कैपिटल R तक नहीं गए चार्ज ढूंढने के लिए, 0 से केवल A तक जाएंगे चार्ज ढूंढने के लिए। और चूंकि वेरिएबल नेचर का चार्ज डेंसिटी है, तो सीधे वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई करके चार्ज हम नहीं पता कर सकते। एक छोटे से वॉल्यूम, थिन लेयर, थिन शेल में कितना चार्ज है ये हमने पता किया, और फिर इंटीग्रेट करके हम पूरा चार्ज देख रहे हैं। और अब जब ये क्यू इनसाइड हमें पता चल गया, तो वो यहां रख देंगे क्यू इनसाइड के बदले। क्यू इनसाइड के बदले लिख देंगे पाई रो नॉट 4 तो कट ही गया, a टू दी पावर 4 पाई रो नॉट a टू दी पावर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से पाई पाई दोनों तरफ से हटा लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया कैपिटल R डिस्टेंस पे कितना, रो नॉट a टू दी पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। फोर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे मैं स्टार दूं और इसका आंसर आप याद करें, केवल ये तरीका सीखना है। ऐसे बहुत तरह के फंक्शन दिए जा सकते हैं चार्ज के वेरिएशन का। चार्ज डेंसिटी जो है वॉल्यूम वाला है और वो बदल रहा है R के साथ सरफेस की तरफ जाने पर। अभी भी ये आउटसाइड वाला हुआ, अच्छा सोचो यदि 0 से R डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस तक कोई चार्ज पूछे भीतर में, तो 0 से स्मॉल r डिस्टेंस तक चार्ज पूछेगा, तो ये इंटीग्रेशन जो है क्यू इनसाइड ढूंढने के लिए वो 0 से स्मॉल r तक कर देंगे। तो पहले ये पेज नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज पे मैं चेंज करके बताता हूं। देखिए यदि हम केस 1 में आ गए, इनसाइड R लेस देन A, तो यहां हम गॉसियन सरफेस ले लेंगे स्फेरिकल, और इसके भीतर कितना चार्ज है ये पता कर लेंगे और लिखेंगे E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कैसे पता करेंगे, तो डी क्यू इंटू समेशन इंटीग्रेशन डी क्यू कैसे लिखेंगे, तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू डी आर इंटू रो, ये इंटीग्रेशन 4 पाई R स्क्वायर इंटू डी आर इंटू रो नॉट R, ये 4 पाई रो नॉट R क्यूब डी आर, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से R तक ही चार्ज चाहिए, 4 पाई रो नॉट R टू दी पावर 4/4,
तो यही उठाकर ले जाकर यहाँ क्यू इनसाइड में रख देंगे। E 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/ε0 और क्यू इनसाइड के बदले क्या आ गया, पाई रो नॉट R4, पाई रो नॉट R⁴। तो यहाँ से देखिए पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R का स्क्वायर चला गया, तो E का जो वैल्यू यहाँ आने वाला होगा वो E कितना लिखेंगे इनसाइड का, ये लिख रहे हैं रो नॉट R स्क्वायर बाई 4 ε0, रो नॉट R स्क्वायर बाई 4 ε0। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले को हम याद करें। यदि तरीका आपके समझ में आने लगे तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्यू इनसाइड जो अभी हम देख रहे थे आर डिस्टेंस पर कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ा है, वो छोटा सा वॉल्यूम सोचा हम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा चार्ज, और वो जो चूंकि डेंसिटी वेरिएबल नेचर का है तो इंटीग्रेशन का हमने यूज किया, और इंटीग्रेशन का लिमिट रखा 0 से स्मॉल r तक। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको याद करने की सलाह मैं नहीं देता, स्टार मार्क नहीं देता। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो तरीके को समझने की कोशिश करिए, और चार्ज जो ढूंढा गया उसका तरीका समझिएगा। एक सेल सोचा गया, सेल का वॉल्यूम होगा उसकी थिकनेस इनटू सरफेस एरिया, उसमें कितना चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आर डिस्टेंस का मुझे पता है, तो रो नॉट आर वो रख दिया, और फिर इंटीग्रेट किया 0 से r तक, तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा r तक कितना मौजूद है। जिन लोगों के समझ में आया है ये हैंड राइज करें प्लीज। देव्यांश, कैलकुलस थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है, इससे टेंशन है। सर एक बार रिपीट कर दो लास्ट स्टेप अपनी। अच्छा मुझे ये बताओ कि यदि मैं स्फीयर जो पिछला वाला कहानी है उसमें ए रेडियस का स्फीयर है, तुमसे कहूं कि r डिस्टेंस पर डेंसिटी कितना है चार्ज का, तो चार्ज का डेंसिटी कितना बताया गया, रो नॉट r, यही ना, कूलम पर मीटर क्यूब। तो r डिस्टेंस पर ये डेंसिटी है, तो r डिस्टेंस पर मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाऊं dr, तो मैं कहता हूं कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ होगा। यहाँ इस पूरे वॉल्यूम में एक ही जैसा डेंसिटी है रो नॉट r, तो यहाँ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ जो dq होगा वो वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम कितना लिखते हैं उसका 4 पाई r स्क्वायर dr, और रो के बदले रो नॉट r है दिया गया। और जब ये dq है और आपको r दूरी तक चार्ज चाहिए, कहां से कहां तक, 0 से r तक, तो 0 से r तक वाला जो q इनसाइड चाहिए तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और कहां से कहां तक r का वैल्यू वेरी करेंगे, 0 से r, ये हो जाएगा 4 पाई r³ रो नॉट dr। इंटीग्रेट होने पर ये कितना दे देने वाला है, तो इंटीग्रेट होने पर ये 4 पाई रो नॉट हो गया, r⁴/4 आ गया, ये आ गया q इनसाइड। सोचो आपने इतना मेहनत करके अब ये पता कर लिया है कि इस a रेडियस में r डिस्टेंस तक जो चार्ज है ये टोटल चार्ज कितना है, ये आपने पिछले पेज पे पता कर लिया। अब इसके कारण कहीं पर एरिया लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया तो ऐसे ही दिख रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो हम जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो EDA cos 0 हो गया, इसका समेशन ये किसके बराबर कह देंगे, Q इनसाइड बाय ε0, तो E तो एक ही जैसा है, तो समेशन डेल्टा A, Q इनसाइड कितना है वो पिछले पेज पे आपने डिराइव किया है, एरिया कितना हो गया, सारा डेल्टा A जोड़ेंगे तो ये 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा सरफेस एरिया, और Q इनसाइड आप पिछले पेज से ढूंढ लाइए, पिछले पेज पर Q इनसाइड कितना आया हुआ है,
तो वो आया हुआ है 4 पाई रो नॉट r4/4, 4 कैंसिल हो गया, पाई रो नॉट r4, तो पाई रो नॉट r4, पाई रो नॉट r4 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के चला आया। क्या थोड़ा थोड़ा और क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं। सर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होगा ना? सर हाँ, बाय थैंक यू 4 मिस कर रहा है, 4 एप्सिलॉन। तो ये प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि वो तो बदलेगा, लेकिन फील करिए कि यहाँ चार्ज को कैसे ढूंढेंगे, क्यू इनसाइड, और उससे फिर अपना काम बनेगा। यहाँ एक एग्जांपल अब अलग फिर से ले रहा हूं। ये जो क्यूब वाला था, याद करिएगा, बताइए, यदि सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे चार्ज होता था तो फ्लक्स क्यूब से एसोसिएटेड कितना लेते थे? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्यूब एप्सिलॉन। और वन फेस से एसोसिएटेड कितना लेते थे? क्यूब 6 एप्सिलॉन नॉट। ये सबको समझ में आ गया है? Yes. सर। यदि यहां पर हमने आपसे कहा एक सरफेस पे क्यू चार्ज है, तो सरफेस के सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो इस क्यूब से एसोसिएटेड कितना? Q by 2 epsilon. 1/2. 2q not into epsilon upon epsilon. हाँ, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया था। ऐसा कैसे हम लोगों ने सोचा था? इसके इसके ऊपर ऊपर में एक- भी एक क्यूब हम लोगों ने रख दिया था, और फिर हमने उसको सेंटर पे देखा, और फाई 2 क्यूब हो गया था, Q/एप्सिलॉन नॉट, तो फाई 1 क्यूब हो गया ड्यू टू सिमेट्री, 1/2 Q/एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये सोचो कि यदि एक वर्टिसेस पे रख दिया गया था चार्ज, तब कितना था क्यूब से एसोसिएटेड? 2 by 8 epsilon. 1/8 Q by epsilon. हाँ, 5 क्यूब हो गया था 1/8 Q/एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ ये ध्यान रखना, मुझे बताइए ए बी सी डी फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा इस केस में? सर 0। तो क्यू से 0. जो रेज निकल के जाएगा वो तो सरफेस पे लेटा हुआ है, क्रॉस तो करेगा ही नहीं, तो ये हो गया 0। बहुत बढ़िया। और बताइए ए डी एफ ई से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा? 0। 0. 0। उसी तरह देखिए ए ई एच बी से एसोसिएटेड, Sir 0. तो जो वर्टेक्स पे चार्ज रखा है उससे एसोसिएटेड जो 3 फेस हैं उन पे तो 0 हो गया, तो दूर वाले जो 3 हैं उनमें किसी एक को चुनो, फाई बी सी एच जी, इसका कितना होना चाहिए? 1/24 क्यूब। तो टोटल जो क्यूब का है, टोटल हमें पता है क्यूब का, और 3 फेस का तो 0 हो गया। बाकी देखना जी एच ई एफ, और ये तीसरा देख लो जी एफ डी सी डी एफ जी, सी डी एफ जी, ये तीनों जो है ये नॉन जीरो है और तीनों एक जैसे हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यूब का जितना है उसका 1/3। ये कितना आ जाएगा?
1/24 Q/ε0। तो जिस वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है उस सरफेस से दूर वाले जो 3 फेस हैं उन तीनों में सिमेट्री के कारण कितना होगा, क्यूब का जितना था उसका 1/3, मतलब 1/24 Q/ε0। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। अब फिर से हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। दिव्यांशु, आदित्य, विशाल, प्राप्ति, कृतिका, जिंक, केतव, सौमिल, माइसा, वेदांत, पार्थ, बहुत बढ़िया पार्थ, भव्य, सोम, अंश, बहुत बढ़िया अंश, स्वयं, रिद्धिमा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्षितिज। दिव्यांश, ये जीरो वाला पार्ट आपके समझ में आया क्या? ये 3 जो फेस का जीरो मैंने कहा है। सर आगे समझ। अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखना शुरू कर दिया है। एक फैक्ट आज जो नया आपको मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड inside metal will be zero in electrostatic situation। और दूसरा इसी से रिजल्ट निकल करके आया, इलेक्ट्रिक field lines do not exist inside material of metal in electrostatic situation। और एक तीसरा पॉइंट भी निकल के आता है जो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर metallic surface must be along the normal, to the surface। ये पॉइंट्स नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड मटेरियल तो जीरो होगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिलेगा मेटल के भीतर, और फील्ड के लाइन का जो डायरेक्शन होगा सरफेस के पास वो नॉर्मल होगा। और नॉर्मल होने के पीछे क्या कारण है, तो सोचो, यदि ये मेटल है तो मेटल के सरफेस के पास जो फील्ड लाइंस आएगा वो नॉर्मल होना चाहिए, कारण यदि वो नॉर्मल नहीं होगा तो उसका टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल यदि नहीं हुआ तब, और टेंजेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा तो उसके सरफेस के, मेटल के सरफेस के चार्ज उस लाइन के डायरेक्शन में कबड्डी खेलने लगेंगे, जबकि हम तो यहाँ स्टैटिक चार्ज को देख रहे हैं। तो इस वजह से सरफेस के पास जो फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्मल के ही अलोंग होते हैं। तो आपसे यदि कोई ये एग्जाम्पल एक पूछ देता है कि इनमें से करेक्ट फील्ड लाइंस चुनिए, मेटालिक स्फीयर है, क्या ये फील्ड लाइंस नंबर 1 वाला ठीक है या ये नंबर 2 वाला ठीक है या ये नंबर 3 वाला ठीक है, क्या ये नंबर
4 वाला ठीक है। कौन सा फील्ड लाइंस आपको ठीक लग रहा है सर इनमें 3। से? थर्ड वाला वो चुनना है। चूज करेक्ट फील्ड लाइंस। थर्ड वाला क्यों सही है? क्योंकि सरफेस के ये नॉर्मल भी है और मेटल के भीतर वो लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 1 वाला मेटल के भीतर है, गलत। 4 नंबर भी मेटल के भीतर गया, गलत। 2 नंबर मेटल के भीतर तो नहीं गया, लेकिन वो सरफेस पे नॉर्मल नहीं है, इसलिए गलत। तो ये फैक्ट की तरह ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिए कि सरफेस के पास जो होगा फील्ड लाइंस। एक पॉइंट और ध्यान चाहे तो रख सकते हैं, नियर मेटेलिक सरफेस having charge density sigma E equals to sigma by epsilon naught। ये चौथा पॉइंट भी ऐड कर दीजिएगा कि नियर मेटालिक सरफेस हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। नियर मेटालिक सरफेस हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक पॉइंट ये देखिए, न्यूट्रल मेटालिक शेल है, और सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट। तो इस प्लस क्यू नॉट के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इस मेटल में आपको दिख रहा था वो आने लगा इस प्लस के पास, और यदि फ्री इलेक्ट्रॉन भीतर वाले सरफेस पे आ गया तो बाहर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस को धकेल के दूर भगा दिया। यहां माइनस जो भी है उसे कहते हो क्यू इंड्यूस्ड, और उतना ही बाहर होगा प्लस क्यू इंड्यूस्ड। लेकिन इनका वैल्यू क्या होगा ये तो आपको नहीं पता। तो क्या करते हो, आप एक गॉसियन सरफेस ले लेते हो मेटल के भीतर, गॉसियन spherical surface inside material of the cell। आप ध्यान से देखना, मटेरियल ऑफ द सेल जो है उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ई इनसाइड, वो तो 0 होता है। एक फैक्ट,
अब गॉसियन सरफेस पे जब हम पता करेंगे E डॉट dA, ये किसके बराबर होना चाहिए? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट dA कितना हो गया? 0 इंटू A, 0 इंटू A, वो भी 0 हो गया। और Q इनसाइड कितना? Q इनसाइड हो गया Q नॉट माइनस Q इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इससे क्या निकल करके चला आया? Q नॉट बराबर Q इंड्यूस्ड। Q इंड्यूस्ड किसके बराबर होगा? जितना चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि E जो है वो तो मेटल में 0 होता है, E डॉट dA भी 0 होगा, इसका मतलब Q इनसाइड 0 होगा। और गॉसियन सरफेस के भीतर कौन कौन से चार्ज दिख रहे हैं? एक माइनस Q इंड्यूस्ड और एक प्लस Q नॉट। दोनों मिल करके 0 कब होंगे? जब Q इंड्यूस्ड माइनस वाला जो है उसका अमाउंट Q नॉट के बराबर हो, मतलब माइनस Q इंड्यूस्ड के बदले माइनस Q नॉट हो। तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा, यदि ये मेटल है तो भीतर यदि Q नॉट है तो यहाँ माइनस Q नॉट होगा और यहाँ प्लस Q नॉट होगा इंड्यूस्ड। इसमें अब सोचना ही नहीं है इंड्यूस्ड कितना होगा तुरंत। यदि वो सरफेस सेंटर पे नहीं होके बगल में भी कहीं होगा तो टोटल 0 होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, लेकिन टोटल चार्ज होगा वही माइनस Q नॉट और बाहर प्लस Q नॉट इंड्यूस्ड चार्ज। यदि आपके भीतर पहले इसके सरफेस पे Q चार्ज मौजूद है और यहाँ Q नॉट मौजूद है, ये चार्ज्ड सेल है, चार्ज्ड मेटालिक सेल। चार्ज मेटालिक सेल है तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ प्लस Q नॉट है तो यहाँ माइनस Q नॉट होगा, सरफेस पे Q था ही और ये Q नॉट इंड्यूस्ड वाला भी वहां पहुंच जाएगा। तो ये सारे चित्र आप बना लें, इन पे फिर अगले टर्न पे भी कहानी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।